अरे डर गए क्या आप लोग? नहीं, डरिए नहीं। अगर आप हमारे साथ हैं तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके डर के अगेंस्ट में ही हम काम कर रहे हैं। अच्छा, वो ब्लड देख के डर गए क्या? अरे नहीं, वो पढ़ाने का तरीका है हमारा। आपको पता है कि इमरान सर हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कुछ ऐसा जो रिमार्केबल हो और आपके माइंड में हमेशा के लिए एक मार्क रह जाए। ठीक है, उस टॉपिक को देखकर आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया है तो अब तक आपने पूरे बोर्ड को यानी अपने एक और डर को पढ़ लिया होगा, और वो पढ़ के आपको समझ में आ गया कि हमारा आज का टॉपिक क्या है? ब्लड, रक्त, खून। ठीक है, ये जो टॉपिक हमने लिया है ये भी हमारे टॉपिक से ऑलरेडी जो चल रहा है सीक्वेंस ना, उससे कनेक्टेड है। क्यों? इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने सारे ऑर्गन्स पढ़े। ऑर्गन के पहले उनकी मसल्स, टिश्यूज के बारे में पढ़ा, बोन फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा, बोन कनेक्शन, टेंडन एंड लिगामेंट्स के बारे में पढ़ लिया, जनरली सारी जानकारी ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से सारे के सारे ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने आर्टरी वेसल्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया, वेन्स के बारे में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानकारी लें। देखिए, इतना सारा देखकर आपको मैं फिर वही बोलूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 90% पार्ट तो मैंने इसमें लिख ही दिया है। और ये क्लासिफिकेशन आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और 2 से 3 दिन तक पढ़ना है, बस आपका मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारी गलती ये होती है कि देखिए, जैसे हमने बायोलॉजी शुरू किया ना, अब मैं बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं, शुरू में आपका बड़ा इंटरेस्ट आया, लेकिन फिर क्या किया आपने? उस चीज को भी वैसे ही हल कर दिए जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स काम करते हैं। मेरा यकीन मानिए, धीरू भाई अंबानी की परवरिश अगर इस तरीके की नहीं होती, जैसा कि उनके माता पिता ने उनकी कई सोच विचार उनको दिया, जीवन जीने का तरीका सलीका सिखाया, और धीरू भाई ने अपने दोनों बेटों को सिखाया, तो आज अंबानी स्टेटस इतना बड़ा है। मैं आपका बस इस तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं कि अगर आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तो मैं कितना भी अच्छा आपको दे दूं, कितना भी बढ़िया चीज आपको दे दूं, आप उसे खराब ही कर दोगे। और इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वो 2 तरीके से होता है। पहला कि जब पढ़ो तो मन से ना पढ़ो, दूसरा पढ़ो ही नहीं। ये दोनों काम आप कर रहे हो। आपको लगता है कि नोट्स बनाने से हमारी पढ़ाई हो रही है, नहीं, नोट्स कॉपी से ज्यादा आपके दिमाग में होने चाहिए, और मेहनत सब दिन करनी पड़ेगी। 1 दिन 2 दिन से कुछ नहीं होता। हत्या एक बार में होती है, मृत्यु एक बार में होती है, लेकिन परवरिश में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके लिए 9 महीने लगते ही लगते हैं। ऑलवेज क्रिएटिविटी ऑलवेज टेक्स टाइम। मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है, लेकिन उसे एक दिन के लाने के लिए आपको हर एक दिन काम करना पड़ता है, जब तक कि वो एक दिन नहीं आता। ठीक है, चलिए, इतना उपदेश आपके लिए काफी है। क्यों? जिसको समझना है वो समझ चुका, जिसको नहीं समझना है वो सुन ही नहीं रहा होगा मुझे। ठीक है, चलिए, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्लड की तरफ, और ब्लड के क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ब्लड। ठीक है, ब्लड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो उसमें होता है प्लाज्मा, और दूसरी होती है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है, मैं यहीं पर इसको खत्म कर देता हूं। तीन चीजें आपको जाननी। पहला, ये एक नॉन लिविंग लिक्विड कंटेंट है जिसमें 60% ब्लड का कवरेज होता है। मतलब ब्लड का 60% हिस्सा ये प्लाज्मा बनाता है, जो एक नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा चीज, 90% वाटर होता है प्लाज्मा का कंटेंट। अच्छे से समझिए, ब्लड का 60% खुद प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का 90% पानी उसका भाग होता है। 90% भाग उसका पानी होता है। और भी चीजें होती हैं, बट 90% इज अ ह्यूज कंटेंट, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज कि अगर प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इस नाम को आप गौर से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फाइब्रिनोजन, जेन वर्ड कहीं पर भी लगता है तो आप समझ लीजिए बात तो प्रोटीन की हो रही है। तो फाइब्री यानी फाइबर की बात हो रही है, रेशो की बात हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी इस चीज को अच्छे से सुन लीजिए, किसकी बात हो रही है? रेशो की, फाइबर की बात हो रही है। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन, देखो माइनस किया ना, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, तो बचा हुआ हिस्से को हम सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दीजिए तो उसे हम सीरम बोलते हैं। ये सब आप भले नहीं जानते कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको बस नाम याद रखने। ब्लड प्लाज्मा आपने कई बार सुना होगा, सीरम अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, ठीक है। यानी P माइनस एफ इज इक्वल टू एस, P माइनस एफ इज इक्वल टू एस, ठीक है। अब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप ब्लड क्लॉटिंग पढ़ोगे तभी आपके काम आएगा, ठीक है। जिन्होंने एक बार भी पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं।
सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मा कि नॉन लिविंग कंटेंट है, लिक्विड है, 60% पार्ट ऑफ ब्लड होता है और प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, और अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दो तो बचा हुआ हिस्सा उसका सीरम कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सीरम किसका भाग है, तो अब आपने सुना ही नहीं, अब आप बता सकते हो कि सीरम इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा और सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड, क्योंकि अल्टीमेटली तो ब्लड में ही। अब हम मेन पार्ट में आते हैं, वो है ब्लड सेल्स। देखिए, ब्लड सेल 3 प्रकार की होती हैं, सिंपल। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपने हमेशा सुना हुआ है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, या इसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी आपने सुना हुआ है। प्लेटलेट भी आपने सुना है, लेकिन यह आपके लिए एक नई चीज हो गई कि ब्लड की एक प्रकार की सेल ही होती है वो, है ना। जब डेंगू वगैरह होता है तो क्या हो जाता है, बॉडी में प्लेटलेट का काउंट कम होने लगता है, लेस देन 40,000। समझ में आ रही बात। तो ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और दूसरी होती है प्लेटलेट्स। अब इन्हीं की जगह कभी आपको ऑप्शन में कहीं पर एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दे दिया ना, तो वहां आपकी घंटी बज जानी है, अरे हम तो पढ़ के आए थे, अरे हम तो पढ़ के आए थे। और वो जो मेरे से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, किताबों में आप देखेंगे तो वो केवल ये 3 चीज पढ़ के चले जाएंगे, और क्या होगा, वो 1 नंबर उनकी जिंदगी, या अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी जिंदगी को नुकसान में डाल देगा, पूरी मेहनत पे पानी फेर देगा। बात समझ में आ रही है ना। सो ब्लड सेल 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, या इन्हीं को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल, साइट लग रहा मतलब सेल की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब इसको जरा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। बात समझ में आ रही है। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब इसको जरा कनेक्ट करते हैं। देखिए, ल्यूक, LEUC के ल्यूक वर्ड का मतलब ही होता है व्हाइट। कुछ समय पहले इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी था जिसका नाम था ल्यूक राइट। ल्यूक राइट, तो इंग्लैंड के लोगों को हम क्या बोलते हैं, गोरे, सफेद, ठीक है। आप जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, ये इवेंट याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, ल्यूक का मतलब ही होता है व्हाइट। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आरबीसी, एरिथ्रो। देखिए आरबीसी, एरिथ्रो, ER, एरिथ्रो वहीं से शुरू हो रहा है, एक कनेक्टिविटी है थोड़ा सा R और R की। प्लेटलेट्स को हम क्या, जब आपको कोई प्लेट देता है तो आप क्या करते हैं, थाम लेते हैं। प्लेट देता है तो थाम लेते हैं, थाम लेते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट्स। कोई प्लेट देता है तो आप थाम लेते हो, थामना मतलब पकड़ लेना, थाम लेना यानी पकड़ लेना, थामा है मतलब थ्रोम्बोसाइट है, व्हाइट है मतलब ल्यूक है, जो बच गया वो आरबीसी है यानी एरिथ्रोसाइट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हम आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी को बताते हैं कि ब्लड सेल का टाइप है, सो हम फिर डब्ल्यूबीसी के भी किस में जाएंगे, क्लासिफिकेशन में जाएंगे। देखिए अच्छे मन से सुनिएगा, भारी मन से नहीं कहा इतना और पढ़ना पड़, कुछ पाना है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन वो जो कुछ आपको मिलेगा वो सब कुछ आपका वापस ला देगा, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी के 3 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलो का मतलब हो गया ग्रेनर मतलब होता है दानेदार। वैसे मैं आपको बताऊं तो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में, एक ग्रेन्युलोसाइट होता है और एक एग्रेन्युलोसाइट होता है, यानी कणिकामय और अकणिकामय। तो वो जो एग्रेन्युलोसाइट होता है उसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। मैंने वो डिवीजन नहीं डाला, मैंने सीधे बता दिया आपको कि ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। लिम्फ मतलब लिम्फ नोड जो हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है ना, लसिका जिसको बोलते हैं हिंदी में। सो ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये किसके पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी के। आगे जब आप और जाओगे तो आपको ग्रेन्युलोसाइट के भी 3 टाइप मिलेंगे और लिम्फोसाइट्स के भी 3 टाइप मिलेंगे। इसके बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना ही है, डरना नहीं है, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलो, मोनो और लिम्फो। और ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करोगे तो ये 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। जबकि बात हम करते हैं लिम्फोसाइट्स की तो ये 3 प्रकार के होते हैं, बी सेल, एनके सेल और टी सेल। मैं यही बता देता हूं कि बी सेल का मतलब होता है बोन मैरो की सेल्स, वो सेल्स जो बोन मैरो में होती हैं। एनके सेल्स का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल, किलर मतलब मारना,
नेचुरल किलर सेल्स। और टी सेल का मतलब होता है टी फॉर थाइमस, ये होता है यहां पर थाइमस, ठीक है, यहां पर बीच में थाइमस होता है, अभी आपको देखेगा थोड़ी देर में अभी, है ना। सो बी सेल बोन मैरो सेल, एनके सेल नेचुरल किलर सेल, टी सेल थाइमस सेल्स, थाइमस में बनने वाली सेल्स। सो लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार की हो गई, ग्रेन्युलोसाइट्स 3 प्रकार की हो गई। अब मोनोसाइट्स के क्यों नहीं होते, याद रखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब अकेला, तो ये अकेला है, इसका कोई और टाइप नहीं होगा बेसिकली। बात समझ में आ गई। ग्रेन्युलो 3, लिम्फो 3, डब्ल्यूबीसी 3, ब्लड सेल 3। कितना आसान है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर आपने तो कह दिया आसान है, आप तो मेडिकल से पढ़ो। आप ये सोचिए कि जब मैंने मेडिकल से पढ़ा था तब भी तो मेरे लिए नया था ना, आपके लिए भी नया है। लेकिन बात यह है कि जब हमने पढ़ा था तो हमें ये अच्छा लगता था कि कुछ नया जानने मिल रहा है, कुछ ऐसा जानने मिल रहा है जो और मेरे कंपटीटर्स को नहीं पता है। यही चीज सोचकर आप भी पढ़ोगे तो आप उनसे आगे जाओगे, क्योंकि जो उनसे बनता है वही आपसे भी बनता है, तो मतलब क्या, फिर आपका सिलेक्शन तो होने से रहा, ठीक है। क्योंकि 1000 लोग एग्जाम देंगे तो उसमें से 50 पोस्ट होती हैं, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं तो मुश्किल से 1000 पोस्ट होती हैं। आप समझ रहे हो बात को, तो आपको वो सारी जानकारी लेनी जरूरी है, चाहे वो कठिन हो या ना हो। और कठिन की परिभाषा भी आप खुद ही लिखते हो, 2-4 बार पढ़ोगे ये टेबल, एक बार में याद हो जाएगा। देखिएगा गौर से, ब्लड 2 टाइप का होता है, ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा पार्ट होता है, ब्लड सेल होती है। प्लाज्मा नॉन लिविंग है और ब्लड सेल लिविंग पार्ट है। ब्लड सेल 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिन्हें एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, डब्ल्यूबीसी भी 3 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 3 प्रकार का, बी सेल, एनके सेल, टी सेल। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार का, न्यूट्रो, इओसिनो और बेसो। अब इसका आप शॉर्ट बना लो, लाइक BEN, बेन, याद कर लो बेन, इधर आप BNT, बेंट, ऊपर बेन नीचे बेंट, जो आपका मन पड़े करो, लेकिन ये कैलकुलेशन याद रखना, ये क्लासिफिकेशन याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आ सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक। जिस दिन आएगा मैं गारंटी दे रहा हूं, अच्छे अच्छे फन्ने खां लोगों से नहीं बनेगा। आपने पढ़ा है तो आपसे बनेगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको याद आएगा कि सर ने पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, तो अब इस क्लासिफिकेशन से थोड़ा अंदर चलते हैं, और इधर कुछ नहीं पढ़ना आपको, डोंट वरी, इनके बारे में एक एक लाइन बस पढ़नी है आपको, ठीक है। लेकिन हम अंदर की तरफ चल के थोड़ा सा ब्लड के बारे में और जानकारी लेते हैं। वो कहां से आएंगे, ये ब्लड से नीचे एंटर किए और यहां आ गए, ठीक है। सबसे पहले ब्लड का पहला फैक्ट, ब्लड को कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी हिंदी में तरल संयोजी ऊतक। लिक्विड यानी तरल, ठीक है, वाटरी तरल, कनेक्टिव लिक्विड कनेक्टिव, कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला, संयोजी, ठीक है, और टिश्यू मतलब होता है ऊतक। अब ये क्यों बोला जानते हैं, मैंने जब आपको बताया कि आपके 5 जो वाइटल ऑर्गन्स आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाए, ये 5 ऑर्गन्स जो थे, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपस में कनेक्शन कैसे होता है, पाइप्स के थ्रू। वो पाइप क्या कहलाती हैं, वेन और आर्टरी, यानी कि धमनी और शिरा। तो ये खाली धमनी शिरा से थोड़ी जुड़ा रहता है, मेन चीज होती है इसके अंदर क्या दौड़ रहा होता है, क्या रन कर रहा होता है, ब्लड, रक्त, खून। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और उसमें क्या होती हैं, ये सेल्स होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ये सेल आपस में मिलकर ब्लड बना रही हैं। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि सेल्स से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। लेकिन ये कैसा है, लिक्विड है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देन अगला फैक्ट, रक्त जो होता है ये बेस नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बेस नेचर का। जो कम है वो अम्ल है, जो बाहर है वो क्षार है। मतलब 7 से कम है, 7 से कम है पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पीएच 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल यानी एसिड, और 7 से ऊपर है तो वो बाहर है, बाहर है मतलब क्षार है, क्षार मतलब बेस, ठीक है। तो ब्लड जो होता है बेस नेचर का होता है, 7.4 नियर टू न्यूट्रल, ठीक है। ब्लड एसिडिक होता तो हमको तकलीफ होती, क्षार है, ठीक है। हिमेटोलॉजी, देखिए ब्लड की स्टडी, हर चीज की स्टडी जो होती है साइंस में उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं, लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। और ब्लड मेन किसके लिए जाना जाता है, हीमोग्लोबिन के लिए। तो ब्लड की स्टडी मतलब एक तरीके से आरबीसी और उसके हीमोग्लोबिन की स्टडी, तो हिमेटोलॉजी, ठीक है। अभी उसमें भी आएंगे हम। आगे आइए, ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी ओ, सबको पता है। लेकिन क्या ये पता है आपको कि हम अपनी जिंदगी में उन्हें ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ बी, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव क्यों बोलते हैं, जब 4 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं।
इनमें डिफरेंस आता है कि किसी में कोई एंटीजन मिलता है तो किसी में कोई एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। अभी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, एक लाइन में सुनिएगा, उससे ज्यादा नहीं। एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बाहर के किसी एंटीजन के खिलाफ, बाहर के किसी एंटीजन के खिलाफ, हमारे शरीर के अंदर बाहर के किसी एंटीजन के खिलाफ जब कोई बॉडी बनती है वो एंटीबॉडी होती है। मतलब ये हमारी सुरक्षा के लिए बनती है और एंटीजन उसका वर्किंग पॉइंट होता है। मतलब अगर मैं क्या हूं, ये पूरा हॉल जो है, अगर ये शरीर है, बाहर से कोई अटैक करने आता है और वो दरवाजे के पीछे छुपा है, मुझे पता चलेगा मैं एंटीबॉडी हूं। दरवाजे के पीछे शरीर के अंदर जाके उस चीज को मैं मारूंगा तो दरवाजे के पीछे की जो स्थिति है ना स्पेसिफिक, वो क्या हो गया, एंटीजन। और उसके अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूं, मैं हूं एंटीबॉडी। तो एंटीजन इज डिपेंडेंट ओवर द एंटीबॉडी। आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बस आप इतना जानिए कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। बात समझ में आ रही है आपको? अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये फैक्ट में बाद में आते हैं, आगे चलते हैं। अब बात यह आती है, ब्लड ग्रुप अलग से बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ये तो केवल जनरल डिटेल है कि एंटीजन की खोज किसने की, लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर। एंटीजन, जन मतलब लोग, लोग कहां रहते हैं, लैंड में यानी जमीन में, लैंड स्टेनर। अब आप कहेंगे सर लैंड स्टेनर तो हमने ब्लड ग्रुप, भैया ब्लड ग्रुप की भी खोज लैंड स्टेनर नहीं की थी और एंटीजन भी तो ब्लड में ही होता है ना, तो लैंड स्टेनर। ठीक है, लैंड में जन रहते हैं, जन यानी इंसान, लैंड स्टेनर। एंटीबॉडी, आदमी बोलता है ये बॉडी मिली है, ये बॉडी मिली है, मिल वॉन बेहरिंग, एमिल वॉन बेहरिंग। एमिल वॉन बेहरिंग नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इसी व्यक्ति को, लैंड स्टेनर को ही एंटीबॉडी का भी क्या बोल देते हैं, फाउंडर बोल देते हैं। नहीं, एंटीबॉडी के बारे में बताया था एमिल वॉन बेहरिंग ने और एंटीजन के बारे में बताया था लैंड स्टेनर ने। ठीक है, सेम टाइम ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताया था लैंड स्टेनर ने। ब्लड एक ऐसी चीज है कि कहीं लैंड हो जाए, गिर जाए तो स्टेन यानी दाग छोड़ के चला जाता है, स्टेन। लैंड स्टेनर ब्लड ग्रुप की खोज, लैंड स्टेनर एंटीजन की खोज, और एमिल वॉन बेहरिंग ने क्या किया था, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंटीबॉडी की खोज की थी। बॉडी मिलती है एमिल, एमिल। ठीक है, बात समझ में आ गई, डन। अब एंटीबॉडी तीन प्रकार की होती हैं, इसको देख लीजिए, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। एम फॉर मैक्रो, देखो माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा, तो एम फॉर मैक्रो समझ लो। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी एंटीबॉडीज कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर आईजीएम। आसान है पढ़ाई, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए कि ये आईजीजी कहां मिलेगी, बी फॉर बोन मैरो में। आईजीजी कहां मिलेगी, बी फॉर बोन मैरो में। आईजीए कहां मिलेगी, म्यूकोसा में। म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या होती है पता, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। आपके गाल के अंदर की लिक्विड टाइप की इनर लेयर, हमारे शरीर के अंदर की लिक्विड छोड़ने वाली इनर लेयर, देखो बाहर से स्किन है और अंदर क्या है, म्यूकोजल सेल्स। आपके गाल जो छिल जाते हैं ना, वो उसकी म्यूकोजल सेल छिलती हैं अंदर अंदर। अब मैं हाथ तो नहीं डालूंगा, ठीक है, समझ गया बात को। सो आईजीजी कहां मिलती है, बोन मैरो में। आईजीए कहां मिलती है, म्यूकोजल सेल्स में। और आईजीएम, एम मैक्रो तो किसी बड़े ऑर्गन में मिलती होगी, स्प्लीन में मिलती है और कभी कभी लिवर में भी मिलती है, ठीक है। और ये आईजीएम का काम क्या होता है, मेन पता है आपको, इसका मेन काम होता है, गौर से सुनना, इसका मेन काम होता है डेड आरबीसीज को खा जाना। और यही खाती हैं, कहां खाती हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन यानी प्लीहा, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, आरबीसी की कब्रगाह। कब्रगाह यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, स्प्लीन को। तो स्प्लीन नहीं खाती, स्प्लीन में कौन खाता है, आईजीएम। इतनी सारी आरबीसी खा लेती, एम फॉर मैक्रो, बड़ी हो गई, ठीक है, बहुत बड़ी हो गई। इतना समझ में आया। एंटीबॉडी तीन प्रकार की होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। इसको आप याद रख सकते हो, एंटीबॉडी तीन प्रकार की होती है, जीएएम गम, जीएएम गम, या एमएजी मग, एजीएम, एएमजी, जो करना है करो। बात समझ में आ गई आपको। ये कहां कहां मिलती हैं और ये कितने टाइप की होती है, इनके खोज करने वाले कौन है, सब बता दिया। आखिरी फैक्ट जो फिलहाल का है वो है आरएच फैक्टर। एक्चुअली ब्लड में आरएच फैक्टर होता है, ठीक है, ये दो प्रकार का। अगर आरएच फैक्टर मिलेगा तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव,
और RH नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे RH नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? मिलेगा तो पॉजिटिव, नहीं मिलेगा तो नेगेटिव, सिंपली। ठीक है, सो RH फैक्टर होता है। अब ये RH फैक्टर क्या है मैं बताता हूं आपको। RH जो नाम रखा गया है वो रखा गया है RHEESAS। ये पूरी स्पेलिंग बताई, RHEESAS मतलब रीसस। ये किसका नाम है? एक बंदर का। गौर से सुनना, RH नाम कहां से निकाला है? रीसस से। RHEESAS रीसस। बात समझ में आ रही है? और रीसस कौन है? बंदर। बंदर को क्या कहते हैं? वानर। वानर मतलब वीनर, मतलब जिसने RH फैक्टर की खोज की वो कौन था? वीनर। और चूंकि ये ब्लड ग्रुप में ही मिलता है तो वो व्यक्ति जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की है उसका नाम भी साथ में आएगा, यानी लैंडस्टेनर और वीनर। लैंडस्टेनर और वीनर वो दो लोग हैं जिन्होंने RH फैक्टर की खोज करी। एग्जाम में मोस्टली लैंडस्टेनर की जगह वीनर का नाम ही पूछा जाता है। वीनर मतलब वानर, वानर मतलब बंदर। बंदर कौन सा? रीसस नाम का प्रजाति का बंदर। रीसस प्रजाति का बंदर जिसमें पहली बार RH फैक्टर खोजा गया था। उसमें लैंडस्टेनर भी थे, वीनर भी था। अब आई बात समझ में? आसान है। तो अब तक आपने जितनी चीजें देखी वो आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? मेन RBC और WBC थोड़ा सा 3 लाइन प्लेटलेट्स को और इनकी एक एक लाइन को स्ट्रक्चर समेत देखेंगे। यानी अब आपको यह भी दिखेगा कि WBC कैसी दिखती है हमारे शरीर के अंदर और RBC कैसी दिखती है। बच्चों मैं बोलना चाहता हूं कि आप बोर हो रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी जो भी काम की उठानी पड़े, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है कि उसमें मेहनत लगती है। मेहनत करेंगे, मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, मिलकर एक और एक 11 वाला काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो 11 के आगे के हिस्से को कवर करते हैं और इन सब चीजों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जानने के बाद थोड़ा सा डेप्थ में घुसते हैं RBC, WBC और लिटिल बिट अबाउट दी प्लेटलेट्स एंड ब्लड। सो गाइस, अब आपको जो स्ट्रक्चर सामने दिख रहे हैं ये इमेजेस हैं RBC और WBC की। ठीक है, इन इमेजेस को देखकर आप बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि why WBC is called white blood cell and why RBC is called red blood cell। ठीक है, तो खुशी की बात यह है कि आपको WBC के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। जितना आपने कैलकुलेशन और क्लासिफिकेशन का कैलकुलेशन देख लिया था ना, उतना सारा आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन RBC में जहां हमने कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिया था, कोई भी क्लासिफिकेशन आपको नहीं बताया था, उसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं और उसके डिजीजेस के बारे में भी पढ़ना है। हालांकि वो सारी की सारी जो डिजीज हैं वो ब्लड डिसीज के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन ब्लड का मेन कंपोनेंट RBC होता है। तो जब RBC में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ही सबसे ज्यादा डिसीजेस क्रिएट होती हैं, उसके बाद WBC में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से ही डिजीजेस आती हैं। तो हम जो भी डिजीज पढ़ेंगे ब्लड रिलेटेड वो सब के सब हम RBC में पढ़ लेंगे और वहीं से हम WBC को जोड़कर फिर आगे निकलेंगे। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से एक ह्यूमन के अंदर वो जो मैंने ब्लड पाइप बताए थे ना, आर्टरी और वेसल, अगर उन्हें लंबा लंबा आधा काट दिया जाए तो निचला हिस्सा जो पाइप के जैसा दिख रहा है ना, एग्जैक्टली इसी के जैसा आपके बॉडी के वेसल के अंदर, पाइप के अंदर भी RBCs और अदर सेल्स गमन करती हुई, फ्लोट करती हुई, रन करती हुई दिखाई देंगी। यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन को क्रिएट करें, क्योंकि जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट भी होगा और उतना ही इजीली आपको चीजें याद भी हो जाएंगी हमेशा के लिए। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है जहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर से पाइप्स में, यानी कि वेसल्स में, वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन दोनों को बोल रहा है, वेसल्स यानी पाइप, किस तरीके से हमारी ब्लड सेल्स राइट नाउ आपको दिख रहा है कि गमन करती हैं। अब इसके बाद हम इनके फैक्ट्स की तरफ आते हैं। फैक्ट्स में आपको जो चीज समझनी है एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां लिखा भी हुआ है सामने। सबसे पहली बात तो आपको यह समझ लेना है कि RBCs ये सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो RBCs में हमने क्या पढ़ा? कोशिकाओं में हमने शुरू में पढ़ा ना केंद्रक होता है, लेकिन RBCs जो मैमल्स की होती हैं उनमें कोई केंद्रक नहीं होता। RBC में कोई केंद्रक नहीं होता। गौर से सुनिए, RBC में कोई केंद्रक यानी नो न्यूक्लियस, कोई केंद्रक नहीं होता है एक्सेप्ट ऊंट और लामा। एक्सेप्ट ऊंट और लामा। ऊंट तो आप जानते हैं, लामा आप नेट में सर्च करेंगे दिख जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाला एक जानवर है जो भैंसे के जैसा थोड़ा अजीब सा दिखता है, बट ये वैसे ही है। ऊंट और लामा दोनों में RBC में केंद्रक मिलेंगे, इसके अलावा किसी मैमल में, स्तनधारी में, स्पेशली ह्यूमन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कहां होता है, ये RBC बनती कहां है?
याद रखिए अभी हम ब्लड जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी आरबीसी के बारे में और फिर बाद में डब्ल्यूबीसी के बारे में, बोन मैरो के प्लेटलेट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, तो इनके फैक्ट्स को भी आप अलग अलग याद रखिए। आरबीसी का फॉर्मेशन जब हम, जैसे आप और हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, शरीर से तो हो ही गए हैं, बुद्धि से बड़े ना हुए हो, तो फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में पहले ही आपको बता चुका हूं कि ह्यूमन की हड्डी या हड्डी के बीच वाले हिस्से में क्या होता है, अंदर एक जो पोली सी जगह होती है, वहां बोन मैरो होता है, बोन फॉर्मेशन। तो बोन मैरो में क्या बनता है, आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे लिए। लेकिन जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और पैदा होने वाले होते हैं, उस समय पर लीवर और स्प्लीन में इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में किसमें होता है, लीवर यानी यकृत, स्प्लीन मतलब प्लीहा, इनमें फॉर्मेशन होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो बोन मैरो से बनने लगती हैं। इनका लाइफ स्पान कितना होता है, ठीक है, यानी कितने दिन तक रहती है ये एक आरबीसी की सेल। एक आरबीसी की सेल का जो टाइम बताया गया है वो 2 से 120 दिन बताया गया है, 2 से 120 दिन बताया गया है, और ब्लड सेल में सबसे लंबे समय तक यही रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें होता क्या है कि जिसकी वजह से ये रेड ब्लड कहलाती है, सिंपल है, हीमोग्लोबिन, HB, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन भी 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ, हीम प्लस ग्लोबिन। क्या बोला मैंने, हीम प्लस ग्लोबिन। गौर से सुनिए और लिखिएगा बाद में, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, बात समझ में आ रही। और हीम क्या है, ये आयरन पार्ट है, जिसमें आयरन के नाम का कौन सा कंटेंट मिलता है, हीम में हेमेटिन, हीम में हेमेटिन, इसमें आयरन कंटेंट होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कनेक्ट होने की क्षमता रखता है। इसीलिए आरबीसी CO2 और O2 दोनों को लेकर आती और जाती हैं, यानी सेल में O2 पहुंचाती हैं और सेल से CO2 लेकर रिलीज करवाने के लिए लंग्स में छोड़ देती हैं। पिछले वाले वीडियो में देखा था ना आपने, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट, ठीक है। सो मैंने क्या बताया आपको कि लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है, हेमेटिन, आयरन पार्ट, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। एक फैक्ट और मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं अपने से कि हमारे बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कॉम्बिनेशन क्या होता है। 600 आरबीसी में 1 डब्ल्यूबीसी मिलती है, यानी अगर आप इसका अनुपात बनाएंगे, रेशियो, तो 600 रेशियो 1, यानी कि 600 आरबीसी रेशियो 1 डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इस बात को याद रखना, डब्ल्यूबीसी जब पढ़ेंगे तो काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्प्लीन को इसकी कब्रगाह बोलते हैं हमारी बॉडी में, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी क्या कहलाता है, स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और वहां उसको इंगल्फ कौन करता है, खाता कौन है, हजम कौन करा देता है, IgM, M मतलब मैक्रो, ओके। चलिए इसके बाद लास्ट में हम आते हैं ब्लड डिसऑर्डर की तरफ, यानी कि खून से होने वाली, रक्त से होने वाली बीमारियां, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि लिस्ट में आपको सामने पूरी ब्लड डिसीज दिखेंगी। पहली है एनीमिया, दूसरी है एप्लास्टिक एनीमिया, फिर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस और एरिथ्रोसाइटोसिस और ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये कौन से आपने कम बताए हैं क्या? नहीं, मैं आपको बोलूंगा एक्चुअली मैंने बहुत कम बताए हैं, ठीक। अब आप क्या करते हो, आप उठाते हो एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, ये 4-5 पढ़, आपको नहीं लगता कि ये 4-5 सब पढ़ के आए होंगे? तो आपने नया क्या किया, आप तो वहीं रह जाओगे, एक्चुअली उससे सिलेक्शन नहीं होना। इनमें से कोई एक आध ऐसी डिजीज हो जाएगी, क्योंकि ये जो लिखी हुई है ना सबकी सब पेपर में आ चुकी है, वहीं से निकाली गई हैं, ठीक है। इनमें से एक बार भी अगर ये क्वेश्चन आया तो उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके एग्जाम में वो आएगा। बात ये आती है कि सर ये हमको याद कैसे रहेंगे नाम, तो वैसे ही जैसे दुनिया के हजारों नाम आपने याद किए हुए हैं, बस क्या है उन नामों से आपके काम और जरूरत जुड़ गई तो आपने याद कर लिया, मजा आ गया तो याद कर लिया, जरूरत थी तो याद कर लिया। लेकिन यहां ना तो आप मजा ले रहे हैं, ना ही जरूरत समझ में आ रही है, जबकि असल जिंदगी में इन्हीं चीजों की जरूरत है, तभी तो मजा है जिंदगी में। चलिए मैं आपके लिए इस काम को आसान बनाता हूं। सबसे पहले एनीमिया, याद रखिए एमिया वर्ड, एमिया या ईमिया, ये वर्ड जहां भी लास्ट में लगा होगा वो ब्लड बॉर्न डिजीज ही होगी, यानी कि खून से, रक्त से जुड़ी हुई व्याधि यानी बीमारी होगी, ठीक है। आप जरा गौर से नाम सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चलो हीमोफीलिया में नहीं मिला, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा में नहीं मिला, लिम्फोमा एक अलग चीज है इसलिए नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है। माइलोमा भी अलग चीज है, ओमा वर्ड मिला समझ जाओ कैंसर है।
ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस। अब आइटिस लग गया ना, आइटिस इन्फेक्शन होता है, आइटिस इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ह्यूमोक्रेमेटोसिस मतलब ये भी एक इन्फेक्शन होगा, एरिथ्रोसाइटोसिस यानी ये भी, ठीक है। सो मैक्सिमम ब्लड रिलेटेड चीजें आपको क्या मिलेगा, एमिया, ठीक है। अब इनको याद करते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एनीमिया का तो साफ मतलब आपको पता है कि बॉडी में क्या होना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, वो एनीमिया है। लेकिन उस एनीमिया के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि एक है एप्लास्टिक एनीमिया, एक होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वो होता है जहां पर विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12, विटामिन वगैरह भी पढ़ेंगे अपन अच्छे से, डोंट वरी। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, बड़ी सेल्स का ब्लास्ट हो जाना, ठीक है। और एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, जब हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो आरबीसी बनाना कम कर देता है या इमेच्योर आरबीसी बनाने लगता है, पूरी जरूरत जितनी उतनी आरबीसी बन ही नहीं पाती, ठीक है। सो वो क्या कहलाता है, ए प्लास्टिक, यानी ऐसी आरबीसी बनने लगती हैं जो प्लास्टिक टाइप की हैं, जो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया। फिर थैलेसीमिया, ये बहुत सुना होगा आपने। थैलेसीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी आपकी होती है ना, वो रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करती हैं, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना फॉर्मेशन, वो अलग प्रकार का होने लगता है। वैसा हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी को जरूरत है के बजाय किसी और प्रकार का हीमोग्लोबिन बनने लगता है, तो ऑब्वियसली वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे ब्लड डिजीज की प्रॉब्लम आती है, वो कहलाता है थैलेसीमिया। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ये, और ये पेरेंटल डिजीज है, मतलब ये गुणसूत्रीय यानी कि क्रोमोसोमल डिजीज है। ये पेरेंट्स से माता पिता से बच्चों में आती है, पेरेंट्स से चाइल्ड में। सिकल सेल, अच्छा सिकल सेल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मार्कर मेरे पास है नहीं, है मैं ले आता हूं मार्कर, नहीं रहने दीजिए, इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। सो सिकल का मतलब होता है हसिया के आकार का। देखो एक आरबीसी ओवल शेप होती है, आरबीसी कैसी होती है, ओवल शेप। आपने देखा ओवल शेप, और बीच में उभयावतल, यानी जैसे आप एक टैबलेट लें और टैबलेट के बीच में ऐसे गड्ढा कर दें तो वो आरबीसी बन जाएगा। थोड़ा सा गड्ढा का मतलब होल नहीं, थोड़ा सा गड्ढा कर दे तो ऐसा शेप बनेगा, ऐसा, ये ऐसा और ऐसा, ऐसी देखी थी ना आरबीसी अभी। सो ये आरबीसी रहेगी तो यहां 4 ऑक्सीजन लग सकेगी, ऑक्सीजन की, ये O2 है। लेकिन अगर यही पूरी ऑक्सीजन, सॉरी यही पूरी आरबीसी ऐसे हो जाएगी तो यहां सरफेस बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो ऐसे में क्या होगा, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, और उसे ही हम कहते हैं सिकल शेप्ड। क्या बोला मैंने, सिकल शेप्ड, हसिया के आकार वाली आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चलिए हेमोफीलिया, हीमो वर्ड लग गया, आपको पता है कि अब ये ब्लड वाली बात आ रही है। जिस व्यक्ति के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है या समाप्त हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, उसे हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। ये सब डिजीजेस हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए जनरली बता रहा हूं बस, ठीक है। हीमोफीलिया कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, हीमोफीलिया बहुत सुना होगा आपने, कभी एग्जाम में पूछ लिया कि वॉन विलेब्रैंड डिजीज किसे कहते हैं, वॉन विलेब्रैंड, तो आप फिर बैठे देखते रह जाओगे, क्या है वॉन विलेब्रैंड, इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, हीमोफीलिया को वॉन विलेब्रैंड डिजीज कहते हैं। अभी तो पढ़ लिया होगा आपने पहले से, लेकिन इसके पहले नहीं पता रहा होगा, तो अब जानकारी मिल गई। चलिए देखिए, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, माइलोमा, ये तीनों की तीनों क्या है, ब्लड कैंसर। और जहां ल्यूक वर्ड लगता है वो किससे जुड़ा होता है, WBC से। तो आपको WBC की डिजीज भी मैंने यहां पर बता दी, ठीक है ना। ल्यूक वर्ड जुड़ा हुआ मतलब WBC से। ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC की संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है और हमारे स्किन में व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं, व्हाइट सफेद कलर के बड़े धब्बे। अब लोग कहेंगे कि सर ये सफेद कलर के धब्बे तो कोढ़ में भी दिखते हैं, कोढ़, लेप्रेसी, लेकिन दोनों में एक अंतर है। लेप्रेसी वाले यानी कोढ़ वाले जो सफेद चकत्ते और धब्बे होते हैं ना, वो सुन्न होते हैं, वहां पर छूने का एहसास नहीं समझ में आता। लेकिन ल्यूकेमिया वाले में छूने पर एहसास समझ में आता है, वहां पर नंबनेस नहीं आती, सुन्न नहीं होता स्किन का वो हिस्सा, लेकिन व्हाइट पैचेस दिखते हैं। ये किस वजह से दिखते हैं, WBC हमारे शरीर में बढ़ गई है, जरूरत से ज्यादा हो गई, ठीक है। चलिए आगे, लिम्फोमा, लिम्फ मैंने बताया था लसीका, लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे शरीर में सभी जगह, ठीक है। उनमें जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ब्लड कैंसर है। माइलोमा भी उसी से जुड़ा हुआ। आगे चलिए, पॉलीसाइथीमिया, जब एमिया यानी ब्लड में अलग अलग प्रकार की कई सारी बीमारियां हो जाती है तो पॉलीसाइथीमिया, पॉली मतलब कई सारा। ल्यूकोपीनिया यानी कि लेस WBC,
लेस डब्ल्यूबीसी, यानी क्या हुआ, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या जितनी जरूरत थी उससे कम हो गई। तो हालांकि ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको मुस्कुरा के पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सब चीजें बहुत तकलीफ देती हैं, जिनको होती है ना, ईश्वर न करे आपके पहचान में भी किसी को दूर दूर तक हो, बहुत तकलीफें देती हैं चीजें, ठीक है। तो ल्यूकोपीनिया हमारे शरीर में क्या हुआ, लेस डब्ल्यूबीसी, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि डब्ल्यूबीसी का ज्यादा होना मतलब ल्यूकीमिया, तो अब आप कह रहे हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, दोनों की मात्रा में अंतर है। यदि मैं बोलूं कि नॉर्मल हमारे शरीर में 100 डब्ल्यूबीसी अगर होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर 100 से 150 हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर वो 200-300 हो जाता है तो वो कहलाता है ल्यूकेमिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो कैंसर है, ये तो नॉर्मल इंक्रीज हो गया डब्ल्यूबीसी, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन वो अति हो गई, ठीक है, इस बात को समझना है। हीमोक्रोमेटोसिस यानी इंक्रीज आयरन, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, आयरन की मात्रा बढ़ रही है। अभी आयरन की मात्रा पता कैसे बढ़ती है, एक्चुअली आयरन का यूज हमारी सेल कर नहीं पाती, तो अनयूज्ड बचा रह जाता है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बात समझ में आ रही है आपको। सो हीमोक्रोमेटोसिस, हीम बोला था ना, हीमोग्लोबिन में हीम क्या था, हेमेटिन आयरन, हेमेटोक्रोमेसिस मतलब इंक्रीज आयरन। और लास्ट है एरिथ्रोसाइटोसिस, तो मैंने बताया था आपको कि एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, आरबीसी को। तो एरिथ्रोसाइटोसिस क्या, जब हमारे शरीर में आरबीसी काउंट जरूरत से ज्यादा हो जाए, ठीक है, आरबीसी काउंट जरूरत से ज्यादा, बात समझ में आ गई। अभी आरबीसी काउंट जरूरत से ज्यादा हो गया, इसके लिए एक बढ़िया सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जिसका एग्जाम में कई बार नाम पूछा जा चुका है। वो क्या है, आपके सामने आपको वो बराबर से दिख रहा है कि किस तरीके से एक पहले छोटा हीमोसाइटोमीटर है, फिर उसके अंदर उसके एक छोटे से टुकड़े को आपको बताया गया कि कैसे एक स्क्वायर बन रहा है, फिर उस स्क्वायर के अंदर आपको दिखाया गया कि वो छोटे छोटे स्पॉट वो है आरबीसी, जिनको काउंट किया जाता है। आपको डिटेल में नहीं घुसना है, तो फिर मैं ये दिखा क्यों रहा हूं, केवल इसलिए कि आप एक बार देख लेंगे तो आपके माइंड में कि हाँ भाई ऐसा दिखता है हीमोसाइटोमीटर। तो फिर क्या होता है, वो हीमोसाइटोमीटर आपके लिए चैलेंज नहीं, क्योंकि आप उसे देख चुके हो। तरीके होते पढ़ने के, चीजों को कठिन बना देते हो आप, चीजें कठिन होती नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट दी आरबीसी, और अब हम कूच करेंगे डब्ल्यूबीसी की तरफ। सो गाइज, अब आप जो देख रहे हैं सामने, ये डब्ल्यूबीसी के बारे में है, ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, सिंपल है, साथ ही साथ में ब्लड प्लेटलेट्स को भी समाप्त कर देता हूं। डब्ल्यूबीसी में जो सबसे जरूरी चीज है आपको ये जानना है कि इसमें न्यूक्लियस होता है। देखिए, हमने ब्लड सेल्स के 3 टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था आरबीसी, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट, और फिर डब्ल्यूबीसी लिखा था, राइट। तो याद रख लीजिए कि आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट इन दोनों में केंद्रक होगा, सॉरी, ब्लड प्लेटलेट में केवल केंद्रक होगा और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं, सॉरी। सो गाइस, अब हम देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट को एक साथ, क्यों, ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं एक साथ ही इसको दोनों को आपको बताकर समझा के फिनिश कर देता हूं। सबसे जरूरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, राइट। आपने पहला जब क्लासिफिकेशन पढ़ा तो ब्लड के सेल के 3 टाइप बताए गए, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। तो याद रखिएगा कि आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होगा, व्हाइट ब्लड सेल में होगा, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है, फॉर्मेशन कहां होता है इसका भी, बोन मैरो में होता है, ठीक है, कहां होता है, बोन मैरो में। साथ ही लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथियां जो होती है लिम्फ नोड्स में भी, अगर आप लिम्फ नोड्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक बार आप उसको ओपन कर लीजिएगा तो आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, यहां सब जगह होती हैं, तो लिम्फ नोड्स होती हैं वो, ठीक है। इसके बाद इनकी लाइफ स्पान सबसे कम होती है, 3 से 5 दिन, बेसिकली इससे भी कम हो सकती है, उसका कारण अभी मैं बताता हूं आपको। लास्ट वो पार्ट है जिसके लिए डब्ल्यूबीसी का होना जरूरी है। आपने देखा था ना डब्ल्यूबीसी के 3 टाइप, फिर 3 में से 2 के 3 टाइप, यानी इतने सारे टाइप क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के होंगे तब तो ये लड़ पाएंगे। दे आर दी फाइटर सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। डब्ल्यूबीसी फाइटर सेल है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वह सेल है जो हमारे शरीर की डॉक्टर कोशिका यानी डॉक्टर सेल, चिकित्सा कोशिका कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपको। वो क्या करती हैं, वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऐसी बाहरी परिस्थिति, ऐसी बाहरी कोई कंटेंट जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है को जड़ से समाप्त करने, उखाड़ फेंकने या उसे सबसाइड करने के लिए काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना, व्हाइट कपड़े पहन के कौन लोग अपना काम करते हैं, डॉक्टर्स। और मैंने आपको बोला था ना रेशियो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या था, 601,
यानी 600 आरबीसी में एक डब्ल्यूबीसी। ऐसी हमारे यहां भी होता ना कि 600, 700, 800 लोगों के बीच में एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हमारे यहां होती है। लेकिन जो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की आपको सेफ्टी करनी है तो काम भी ज्यादा करना, काम ज्यादा करोगे तो आपकी लाइफ हो सकता है कम हो जाए, तो यहां हो गई लाइफ स्पान कम 3 से 5 दिन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी डब्ल्यूबीसी। आगे चलते हैं, हम ब्लड प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नो न्यूक्लियस, आपकी प्लेट खाली है, कोई केंद्रक नहीं है। ब्लड प्लेटलेट नो न्यूक्लियस लाइक आरबीसी। फॉर्मेशन इसका भी बोन मैरो में होगा। कहां होगा? बोन मैरो में होगा। लाइफ स्पान वही 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन, जो बोलना चाहें आप, इतना ही होता है। मेन ये कि ये कहां जाकर डेड होती है, ये डेड होती है स्प्लीन में। जैसे आरबीसी भी कहां डेड होती है? स्प्लीन में। ब्लड प्लेटलेट भी कहां डेड होती है? स्प्लीन में। आरबीसी में केंद्रक होता है? नहीं। ब्लड प्लेटलेट में केंद्रक होता है? नहीं। इनसे अलग है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है? हां। डब्ल्यूबीसी कहां डेड होती है? स्प्लीन में? नहीं, ब्लड में ही खत्म हो जाती है, वो वहीं फिनिश होती है। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट से अलग है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट देखते हैं इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है ब्लड कोएगुलेशन, यानी रक्त का थक्का जमाने का काम। हमने पढ़ा था ना, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको। तो जब हम आगे जाकर जब ब्लड ग्रुप के साथ जब हम रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे ना, आसान है, तो वहां आपको एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, ये 2 नाम मिलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि बात तो ब्लड प्लेटलेट की हो रही है, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, नाम तो वही है ना। ठीक, सो आप समझ गए कि किसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ब्लड का 2 पार्ट होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। फिर ब्लड सेल्स के 3 टाइप होते हैं, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के 3 टाइप होते हैं, उन 3 में से 2 के भी 3 टाइप होते हैं। कितना आसान है पढ़ना। एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए। मेरे ऐसे बोलने और आपके सुनने में, फिर लिखने में लंबा टाइम लगता है, लेकिन अब आप जब उसको दोबारा पढ़ने जाएंगे तो बहुत आसानी से ब्लड चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताने वाले हैं, ब्लड कोएगुलेशन यानी रक्त का थक्का जमने के बारे में भी बताने वाले हैं। वो जहां जरूरत लगेगी वहां हम बताएंगे। एक भी लेक्चर को आपको नहीं छोड़ना है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लाइफ डिपेंड करती है आपकी आगे की इन सब चीजों पर। जरूरी नहीं है कि ये आएगा, लेकिन क्या आएगा ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। और क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं ही आएगा? नहीं कह सकते, आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आपको इसे पढ़ना है। और ये कोई डेप्थ की स्टडी नहीं हो रही, ये बेसिक स्टडी है। हमारी आदत है हम चोरी से पढ़ते हैं, और लोगों की आदत है कि वो चोरी चोरी आपको पढ़ाते हैं, चोरी कर करके पढ़ाते हैं। ये मेरी आदत नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आपकी भी आदत ना हो। ठीक है, ऑनलाइन स्टडीज की बात अलग है, हमें टाइम मिलता है, क्लास की बात अलग है, क्लास में कम टाइम मिलता है। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अदर्स हेल्थ, एंड इवन इंपॉर्टेंस ऑफ आवर एनवायरमेंटल हेल्थ, इसका भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।